तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है वो कौन सा चैप्टर है। आज का चैप्टर हमारा मुद्रा और साख का है। ठीक, अर्थशास्त्र का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, मुद्रा और साख का। तो एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे इम्पॉर्टेंट वाले। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान देना। तो आइए हम लोग क्लास के स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक, तो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग अपने क्लास पर फोकस करिए, क्योंकि मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग को पता है मैं अपना पढ़ने के बाद आप लोग के लिए क्लासेस तैयार करता हूँ। तो रात में जानते हो सभी प्रकार के जानवर भी बोलने लगते हैं, और जो रोड पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ आती जाती रहती हैं उनकी भी आवाज़ें आती हैं। तो आप लोग इससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बस आप लोग अपनी कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, साथ ही साथ लिखते रहिए और क्वेश्चन आंसर करते रहिए। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आगे पढ़कर ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन कौन सा है। तो आपके सामने क्वेश्चन आंसर दोनों आ चुका है, ध्यान से देखिए। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और जो क्वेश्चन है आपके सामने इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कौन सा, ये 10 नंबर। ठीक, वीडियो अच्छे से ना क्लियर हो तो दिखाई दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिए। तो क्वेश्चन आपका है, विकास प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या है, विकास की प्रक्रिया में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए। उत्तर आप लोग लिखेंगे, ठीक, कि ऋण हमारे जीवन का संतुलित विकास करने में सहायता प्रदान करता है। ऋण से तात्पर्य एक सहमति से है जो दो पक्षों के मध्य की जाती है। कर्जदाता और उधारकर्ता के मध्य कुछ शर्तों पर दिया गया ऋण, ठीक, यह धन ही ऋण कहलाता है। यह ऋण तो जो धन होता है वही क्या होता है, ऋण। ऋण मतलब जानते हो ना, कर्जा। ठीक, यह ऋण व्यक्ति के लिए पूंजी का कार्य करता है, जिस पूंजी पर उपयोग अलग अलग गतिविधियों में लाकर पूंजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग फलस्वरूप इसकी आय में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को गतिशीलता भी प्रदान करता है। ये आप लोगों का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद याद भी कर लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ध्यान देना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान दीजिए, जो ये 11 नंबर क्वेश्चन है यही क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है। ठीक, तो ध्यान से समझिए और लिखिएगा। कैसे, देखो, चाहे आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिख लीजिए, और चाहे ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, सबका उत्तर सेम होगा। ठीक, मैं जो उत्तर लिखवाऊंगा वही उत्तर सब में लिखना पड़ेगा आपको। तो वीडियो को रोकिए आराम से और लिखिए क्वेश्चन। ठीक, आइए आगे ध्यान देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ठीक, और उत्तर में क्या लिखेंगे, एक तरफ आप हेडिंग बना लीजिए औपचारिक स्रोत और दूसरी तरफ अनौपचारिक स्रोत। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। औपचारिक स्रोत इधर लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा है, अनौपचारिक स्रोत ये लिखा है। ठीक, तो औपचारिक स्रोत में क्या लिखेंगे, ऋण मतलब कर्जा के औपचारिक स्रोतों में बैंक व सहकारी समितियां सम्मिलित हैं। मतलब जो हम लोग कर्जा बैंक से लेते हैं, जैसे लोन, तो क्या होता है, हमारा औपचारिक स्रोत होता है, ठीक, कर्ज लेने का। और अनौपचारिक क्या होता है, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार या दोस्त शामिल होते हैं। जब हम लोग अपने दोस्तों से कोई पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो वो सब क्या होता है, अनौपचारिक, चाहे दोस्त हो, चाहे साहूकार हो, चाहे व्यापारी हो। तो ये होगा क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो औपचारिक में ऋणों के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है, आरबीआई। ठीक, और अनौपचारिक स्रोतों में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान पैसा देता है इसलिए।
तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। मतलब अगर सरकार जो नियम बनाई है कर्ज लेने का उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत ही क्या है, नेक्स्ट वाला क्या है कि इनके लिए किसी भी सरकारी नियम व विनियम होते हैं पर उनका पालन नहीं होता है। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। तो आप लोग ये तीनों पॉइंट ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप लोग की स्क्रीन पर ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का नाम है वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कुछ सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो हेडिंग बनाएंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, ध्यान से। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए उत्तर में। इसका उत्तर हो जाएगा वस्तुओं के, ठीक, क्या लिखेंगे, वस्तुओं के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरा उसी के आगे क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में लेन देन का माध्यम मुद्रा पर केंद्रित न होकर वस्तुओं पर होता है। मतलब इसमें पैसे के माध्यम से वस्तु का आदान प्रदान नहीं करते हैं। इससे मान लो आप ही लोग कहते हैं ना, मान लो तुम किसी को पेन दे दिए और तुम्हें मान लो पेंसिल दे दिए, तो अदला बदली कर ले बिना पैसे के। तो आप लोग समझ रहे होंगे ना। आगे ध्यान दीजिए, बस ये लास्ट पॉइंट आप लोग का और है, इसको लिख लीजिए, समाप्त हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, इसमें क्या लिखेंगे, विनिमय प्रणाली की कुछ सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अत्यधिक कठिन होता है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। बहुत सारी वस्तुओं को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रणाली की सीमाएं। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। तो यहाँ से इस चैप्टर के जो तीनों क्वेश्चन थे वो तीनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। बचेंगे इसके बाद 2 या 3 चैप्टर और बचेंगे अर्थव्यवस्था का, और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मैं आपको फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैप वाले हैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा फिर से, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हाँ, लास्ट में कमेंट ज़रूर करिए क्लास आपको कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।